नमस्कार, मैं अजय कुमार। नीतीश कुमार साल 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है। किसी चलते चुनाव में यह कहना कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, वोटरों के सामने इस बात की अर्जी लगाना है कि कम से कम वोटर सहानुभूति रखते हुए नेता को वोट दे दे। मगर अब नीतीश कुमार के साथ सत्ता का गणित इस तरीके से फिट हो रहा है कि राजनीति को समझने बुझने वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी पटना छोड़कर दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। साल 2025 में भी वह दमदार तरीके से अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी रखने वाले हैं। दरअसल हुआ यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ दिया है। 400 पार की उम्मीद करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी 240 पर सिमट गई है। मतलब 32 लोकसभा के ऐसे सांसद जो बीजेपी के सांसद नहीं है, उनकी मदद के बिना नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चल सकती है। इसमें बिहार से 12 सीट जीतने वाले जनता दल यूनाइटेड के 12 सीट केवल 12 सीट नहीं हैं, बल्कि 12 सीट ऐसे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार का होना टिका हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से 16 सांसद चुनकर के संसद में पहुंचे थे, मगर नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने खुद ही इतना बड़ा आंकड़ा बहुमत का हासिल कर लिया था कि 16 सांसदों की कोई हैसियत नहीं थी उस समय। मगर अब नीतीश कुमार की 12 सांसदों की हैसियत इतनी ज्यादा है कि नीतीश कुमार कम से कम सत्ता हथियानियों की सुइयों को अपने पक्ष में तो घुमा ही सकते हैं। एनडीए की सरकार बनने में नीतीश कुमार की 12 सीट की बहुत बड़ी भूमिका होने की वजह से नीतीश कुमार को लेकर के राजनीतिक गलियारों में पलटू राम की जिस तरह की नकारात्मक छवि बनी है, अब वही छवि सकारात्मक संभावनाओं की तरह महसूस हो रही है। नीतीश की पार्टी की एनडीए की सरकार में बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होने के चलते नीतीश कुमार की चुनावी राजनीति के भविष्य को जितना कमजोर माना जा रहा था, वह उतना ही मजबूत हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू और भाजपा के गठबंधन में जेडीयू को पीछे रख करके विधानसभा चुनाव लड़ने की जिस तरह की सुगबुगाहट होती नजर आ रही थी, वह अब शांत हो गई है। बिहार में भाजपा के नेता ही कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही साल 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उसमें बहुत ही ठोस तरीके से कहा जा सकता है कि साल 2020 के विधानसभा का चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में नीतीश कुमार ने जो यह बात कही थी कि वह अपना अंतिम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वह बात गलत साबित हो रही है। और अगर भाजपा नीतीश कुमार को उतनी जगह नहीं देती है जितनी कि नीतीश कुमार अपना मनचाहा खेल खेलने के लिए मांग रहे हैं, तो विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने भीतर शामिल करने के लिए पहले से ही तैयार बैठी हुई है। यानी नीतीश कुमार लेन देन करने की सबसे बेहतर स्थिति में हाल फिलहाल मौजूद हैं। मगर फिर भी जो सवाल सबके मन में है, वह खुलकर पूछा जाए कि क्या नीतीश कुमार पलटेंगे, तो इसका जवाब है कि आप नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन यात्रा पढ़ लीजिए। आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक हित को किसी भी वाजिब और गैर वाजिब हित से ऊपर रखते आए हैं। अगर गठबंधन कर राजनीतिक हित साधने की बात आए, तो उन्हें भारत की किसी भी पार्टी के साथ वैचारिक सहमति न होने के बावजूद भी गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं रही है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1974-75 में जेपी आंदोलन से हुई थी। नीतीश कुमार उसके ही प्रोडक्ट हैं। लालू प्रसाद यादव भी जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट थे। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी एक दूसरे में मिलते जुलते और अलग होकर आगे बढ़ी है। लालू प्रसाद यादव फ्रंट पर खेलते थे, तो नीतीश कुमार उस जमाने में पीछे से खेलते थे। कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के प्रेस नोट वगैरह नीतीश कुमार ही लिखते थे। जनता दल में लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के पक्ष में गोलबंदी भी की थी। मगर साल 1992 में नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव से मोहभंग हो गया। नीतीश कुमार का मानना है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के भीतर तानाशाही प्रवृत्ति भांप ली थी, वह अलग हो गए। जब इस तरह के सहयोगी के साथ कोई व्यक्ति अलग होता है, तो वह जीवन, दुनिया और राजनीति के बारे में किस तरीके का नजरिया बनाता होगा, उसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के समता पार्टी बनाई। साल 1995 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, मगर समता पार्टी को केवल 7 सीट मिले। पत्रकार संतोष सिंह लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने जल्द ही भांप लिया था कि बिहार में अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो उनकी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की जो चाहत है, वह कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ थाम लिया।
बहुत सारे राजनीतिक उठापटक के बाद साल 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, मगर उनका कार्यकाल महज 7 दिनों का रहा। पत्रकार संतोष सिंह लिखते हैं कि नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी बिहार में महज 3% आबादी है। नीतीश कुमार के पास उतना बड़ा सामाजिक आधार नहीं है जितना राष्ट्रीय जनता दल के पास यादव और मुसलमानों के साथ आने पर बनता है, मगर उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने साल 2005 से लेकर के अब तक के सामाजिक न्याय के आधार पर जातियों के गठजोड़ की इस तरीके की निपुणता वाली राजनीति की है कि किसी ना किसी तरह से सत्ता में नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। मतलब करीब 18 साल से वह बिहार के मुख्यमंत्री पद पर हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि नीतीश कुमार ने 5 बार पाला बदला है। अब की बार तो राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी की पार्टी के साथ मिलकर के 18 महीने से भी कम की सरकार चली और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इसलिए नीतीश कुमार का जो लोग पलटी कुमार या पलटू राम कहकर मजाक उड़ाते हैं वह अपने आप में गलत नहीं है, मगर नीतीश की पूरी राजनीति को जो लोग केवल पलटी कुमार के नाम से परिभाषित करते हैं वह बहुत गलत करते हैं। ऐसा लगता है कि वह बिहार और नीतीश कुमार की राजनीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। साल 1990 से लेकर के साल 2020 तक के बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणामों को उठाकर देख लीजिए। बिहार की किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन करने के बाद ही सरकार बनी है। मतलब सरकार बनाने के लिए गठबंधन बिहार की मजबूरी है। गठबंधन करना लोकतंत्र के लिए तो कोई गलत बात नहीं है। गठबंधन गलत तब हो जाता है जब उसका आधार अनैतिक हो, बेईमान किस्म का होता है। साल 2020 के बिहार के विधानसभा का चुनाव परिणाम देखिए। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना होता है। नीतीश कुमार जिस जनता दल यूनाइटेड से आते हैं उसके केवल 45 विधायक चुनाव जीत करके आए। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के 79 विधायक चुनाव जीत करके आए। दूसरे नंबर पर भाजपा के 78 विधायक चुनाव जीत करके आए। यानी बिहार विधानसभा में विधायकों की गिनती के लिहाज से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, मगर उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसा क्यों है? यहां पर सालों साल राजनीति में रहने के बाद बना नीतीश कुमार का व्यक्तित्व काम करता है। नीतीश कुमार बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स के भी चेहरे हैं और ईबीसी पॉलिटिक्स के भी चेहरे हैं। बिहार की जातीय जनगणना से निकल कर के आया है कि बिहार के तकरीबन 63% जो बिहार की आबादी है वह ओबीसी और ईबीसी की जातियों से आती है। यानी नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर आप पिछड़ी जाति की राजनीति में भी प्रतिनिधित्व के तर्क को ढंग से पेश कर सकते हैं, अति पिछड़ी जाति की राजनीति में भी प्रतिनिधित्व के तर्क को ढंग से पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की राजनीति लालू यादव के साथ की राजनीति भी रही है और उनके विरोध की भी। भाजपा के साथ की राजनीति रही है और भाजपा के विरोध की भी। सामाजिक न्याय की राजनीति भी रही है और गवर्नेंस की भी। उन्हें सुशासन बाबू तक कहा गया है। यह सब कुछ मिलकर के नीतीश कुमार को एक ऐसे पोजीशन पर बैठा देता है कि जहां से वह आसानी से इधर से उधर लेन देन कर सके। द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद बड़े बारीक तरीके से लिखते हैं कि नीतीश कुमार जानते हैं कि जब तक किसी का साथ नहीं मिलेगा तब तक वह सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यह भी समझते हैं कि अगर वह अपना समर्थन देते हैं तो जिस पार्टी को अपना समर्थन देंगे उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे भाजपा बिहार में अंत में केवल ऊंची जातियों की पार्टी है, वह बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के सत्ता में नहीं पहुंच सकती है। अगर नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे तभी वह सत्ता में बनी रहेगी, तभी वह कुछ ऐसा कर पाएगी कि पिछड़ी जातियों का भी भरोसा जीत पाए। कमोबेश यही हाल राजद का भी है। वह भी केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। वह चुनाव में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, फिर भी तब तक सत्ता में नहीं पहुंच सकती है जब तक अन्य जातियां भी उसे वोट ना दें। तो सत्ता में जाने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से सब लोग नीतीश कुमार की ओर ताकते रहते हैं। और अब आप केंद्र में भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा सरकार संभव नहीं है। अगर भाजपा सरकार केंद्र में शासन करना चाहती है तो नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार इधर या उधर सौदेबाजी करने की सबसे बढ़िया स्थिति में रहते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ दुश्मनी का संबंध साझा करते हैं, मगर उसके बावजूद भी जब उनके पक्ष में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं
फिर भी वह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से नीतीश कुमार उनके पाले में चले आएं। यह सारी बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि आप समझ पाएं कि नीतीश कुमार पलटी कुमार इसलिए हैं क्योंकि भाजपा और राजद की राजनीति उन्हें पलटने का भरपूर मौका देते आई है। रही बात इन सारी बातों की कि अमित शाह ने कहा था कि वह चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में नहीं आने देंगे, या नीतीश कुमार ने कहा था कि वह चाहे जो हो जाए एनडीए में नहीं जाएंगे, तो आप सब भी जानते हैं कि भारत की राजनीति में मंचों से जो कहा जाता है और जो हकीकत में किया जाता है उसके बीच जमीन और आसमान का अंतर होता है। नैतिकता भारतीय राजनीति का गुण नहीं है, बेईमानी भारतीय राजनीति का गुण है। किसी ना किसी तरह से अपना राजनीतिक हित साध लेना, उसे बनाए रखना, उसके पक्ष में अपनी गोलबंदी कर लेना भारतीय राजनीति के ताकतवर नेताओं का गुण रहा है। लोकसभा साल 2024 के चुनावी नतीजे 4 जून को आए थे। तब से लेकर अब तक मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीते हैं। एनडीए के गठबंधन ने ना तो अपना कॉमन मिनिमम एजेंडा पेश किया है और ना ही अगले 100 दिनों में वह क्या करने वाले हैं इस बारे में कोई बात बताई है। अभी तो केवल रस्म अदायगी चल रही है। सब लोग मीठा मीठा बोल रहे हैं, मीठा मीठा गप कर रहे हैं। नीतीश कुमार के 2 मंत्री भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिप में आपने भी देखा होगा कि जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। तो उस वीडियो क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा भी दिखेगा कि पैर छूने की तरफ सबसे पहले नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं और उसके बाद से नीतीश कुमार पहले ही पैर छू रहे हैं। राजनीति में इस तरह के सारे करतब महज दिखावे के करतब होते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो राजनीतिक जानकार कहते हैं वह यह है कि कंधे पर हाथ रख करके कब नीतीश कुमार पैर की जमीन की खिसका दें इसका अंदाजा किसी को नहीं लग सकता है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि नीतीश कुमार की चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, जो कोर पॉलिटिक्स रही है, वह बिल्कुल एक दूसरे से अलग खड़ी हुई पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार के पिछले 18 साल के कैरियर में उन पर सांप्रदायिक होने का कभी कोई तमगा नहीं लगा है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन को तोड़ती है तो किसी ना किसी तरह के वैध कारण को बताती है, तब जाकर के वह गठबंधन तोड़ती है। जैसे साल 2013 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन को तोड़ा था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर ऐसे नेता के साथ संबंध नहीं रखना है जिसकी छवि साफ सुथरी ना हो, जिस पर दंगे का आरोप हो। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नफरत का चेहरा है तो नीतीश कुमार अपनी कई कमियों के बावजूद भी भारत में सामाजिक न्याय का सबसे प्रबल चेहरा है। नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुत्व की जो सांप्रदायिकता जुड़ती है, उसी सांप्रदायिकता का विरोध नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है। आपने खबर भी पढ़ी होगी कि अभी सांसद चली भी नहीं है मगर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि अग्निवीर योजना पे फिर से सोचा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। एक तरह से कह लीजिए तो इस गठबंधन में यूसीसी पर तो बात नहीं होने वाली है। इसीलिए बिहार में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम करने वाले समाज और संस्कृति के विश्लेषक चंदन श्रीवास्तव बताते हैं कि बिहार से आया जनादेश अपने आप में निराला नहीं बल्कि उसी बड़ी कहानी का अहम हिस्सा है जिसमें एक देश एक नेता के कथानक को नकार दिया गया है। एक देश एक नेता का कथानक इतना मजबूत हो गया था कि 10 सालों में लोग बाग यह सोचने से भी कतराते थे कि भारत में शासन एक संघीय ढांचे का काम है। 10 सालों से सीन कुछ ऐसा बन गया था कि शासन किसी एक केंद्र में नहीं बल्कि सिर्फ एक नेता के मन की बात बनकर रह गई थी। बिहार से आए जनादेश से अब कोर्स करेक्शन संभव होगा क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। वह मोदी के दैवीय और इस नाते किसी भी किस्म के परीक्षा से परे होने के अहंकार तथा बीजेपी के विचारधारात्मक कोर एजेंडे पर लगाम लगाने का काम करेंगे। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगना, शिक्षा के भगवाकरण पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार सभी प्रदेशों की राय को ध्यान में रख करके आगे बढ़े, अब नीतीश कुमार के सरकार में शामिल होने से संभव होता दिखता है। कुल मिलाजुला करके बात की जाए तो बात यह है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स जीवन बताता है कि नीतीश कुमार उन नेताओं में से नहीं हैं जिनका राजनीतिक हित ना सधे और वह चुपचाप बैठे रहते हैं कि उनका अपना काम बनते चल रहा है, बल्कि उन नेताओं में से हैं जो अगर लेन देन की स्थिति में हो, जो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसी भी पक्ष की तरफ जा सकते हैं।
तो अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि नरेंद्र मोदी की करतब की वजह से बिहार की राजनीति में उनकी अपनी दावेदारी कमजोर हो रही है, तो उसी हिसाब से भाजपा के साथ बांधी गई जो अपनी रस्सी है उसको खींचते रहेंगे, उसको साधते रहेंगे, उसको तोड़ते रहेंगे, मरोड़ते रहेंगे। और इसी को आप जो मर्जी सो समझ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी शशांक मणि चतुर्वेदी बताते हैं कि नीतीश कुमार का सियासी भविष्य तब इस बात पर निर्भर है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। फिलहाल जो हालात बनते दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर असेंबली चुनाव में जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस भी रहेंगे। अब उनको आगे करना बीजेपी की मजबूरी है। अगर जदयू भाजपा मिलकर के फिर सरकार बना लेते हैं तो कम से कम 2029 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और केंद्र में बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन यदि तेजस्वी यादव को बहुमत मिल जाता है, जिसकी एक संभावना बनती है, तो नीतीश कुमार के लिए बिहार में रोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी बिहार में अपने बलबूते खड़ी होने की कोशिश करेगी। फिर नीतीश केंद्र में ही अपने लिए जगह तलाश सकते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश के कमज़ोर होते ही बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी। जदयू तब तक सुरक्षित है जब तक नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री है। जिस दिन वह कुर्सी से उतरे, उनकी पार्टी के टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार की प्राथमिकता बिहार में सीएम की कुर्सी है और इसी वजह से उनके भाजपा के साथ टिके रहने की प्रबल संभावना बनती है। आरजेडी उन्हें अब ज़्यादा दिन तक सीएम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेजस्वी स्वयं दावेदार हैं। भाजपा मजबूरी से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखेगी, क्योंकि उसे केंद्र में समर्थन चाहिए। अब अंत में चलते चलते एक और बात सुनते चले जाइए जिस पर चर्चा की जा रही है। वह यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ है थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो इसके बारे में अभी कोई प्रमाणिक तौर से पुष्टि नहीं की जा सकती है कि आखिरकार खबर क्या है। तो बस ये संदेह की गलियों में की जा रही बातचीत है। जब प्रमाणिक तौर पर बात होगी तब इस पर बात की जाएगी। बस एक बात समझिए कि इसी चुनाव के दौरान नवीन पटनायक को लेकर के बात की जा रही थी कि इनका मेंटल हेल्थ गड़बड़ा गया है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मेडिकल बोर्ड बननी चाहिए जो यह पता लगाए कि क्या इनका मेंटल हेल्थ ठीक ठाक है या नहीं। तो यही तर्क बिल्कुल नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। और अगर यह तर्क बहुत ज़्यादा उठ रहा है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि उनके मेंटल हेल्थ में कुछ दिक्कत है, तो इसको खुद नीतीश कुमार के सामने आकर के खारिज करना चाहिए सबूतों के आधार पर। शुक्रिया।